के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। हाँ तो मेरे बंधु और मेरे सखा, अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो या पहली बार सुबह 8 बजे उठ के कॉमर्स बाबा का ये वीडियो देख रहे हो और दुविधा में हो ये चल क्या रहा है, ये प्रीमियर देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्लास 2 कैसे आ गई, इकोनॉमिक्स की क्लास 1 कहाँ है और अकाउंट्स की क्लासेस कहाँ है, तो मैं तुम्हें एनलाइटन करना चाहता हूं कि ये कॉमर्स बाबा की एक सीरीज है जो साल भर चलेगी उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस लेवल की, इस क्वालिटी की क्लासेस में भी इसके लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर इन केस तुम्हारी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करके वहां पे रिकवरी मोड ले लेना है जो सिर्फ 9 रुपए का है और प्रीवियस क्लासेस तुम्हें पूरी इस वीक की जो भी मिस आउट हुई है वो मिल जाएंगी। ये कॉमर्स बाबा का कमाल है ताकि तुम और मैं जुड़े रहें और लगे नहीं यार कि यार कौन है जो हमारा ख्याल रख सकता है, कॉमर्स बाबा है ना। तो तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो है मंडे टू फ्राइडे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन तुम्हारी अकाउंट्स की क्लासेस चलेंगी, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चालू करेंगी और बिजनेस स्टडीज लेटर डेट पे चालू होगा, अभी नहीं होगा। और अगर तुम में से कोई है जो मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, जो मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना चाहता है, जो चाहता है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले अगर वो पैसा लगा रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग में, तो अगर तुम्हें फ्री में ये मिल रहा है तो सोचो जब तुम लाइव अटेंड करोगे मेरा तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा और तुम्हारी डाउट्स कितनी आसानी से ऑन द स्पॉट में सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए तुम्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा मैराथन लाइव में। तो बहुत हो गई बातें, तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अब की बार पूरे साल। चलो भाई, आ गए सबके नहीं आए, बताइए, उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। आप सबका इंतज़ार था। कल तक हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, आज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ नया करने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो बताओ भाई कैसा क्या चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि चलो अपन न्यूमेरिकल्स करना चालू करते हैं फाइनली, लेकिन उससे पहले जो बाकी का बचा हुआ था, आधा बचा हुआ था, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अपन फिर करना चालू करेंगे। तो चलो यार शुरू करें फिर। सब लोग कॉपी निकाल लो और चालू करते हैं अपन। तो कल तक का सबको याद है ना, कल तक क्या किया था? कल बहुत 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 मज़े लिए थे मैंने तुम सबके, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कल सबके मैंने मज़े लिए थे। क्योंकि कल जब मैंने तुम लोगों को सैलरीज एंड वेजेस वाला कॉन्टेक्स्ट समझाया था तो सब इतने थक गए थे कि बस यार अब इतना ही हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इतना ही कर लिया ना, आज बहुत है, आज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं उसके आगे करवाना चाहता हूँ तुम लोगों को और उसी से रिलेटेड आज की अपनी क्लास है पूरी की पूरी। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी नेशन की नेशनल इनकम की बात करते हैं, अब मुझे कमेंट बॉक्स जो है, जो हमारा चैट बॉक्स है वो बिल्कुल शांत चाहिए क्योंकि अब हम पढ़ाई करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में अगर हमें इनकम कैलकुलेशन करना है तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ और वो ये है कि अगर कोई अपना आउटपुट नहीं देता है, अपना योगदान नहीं देता है या कोई काम नहीं करता है या किसी भी तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो भैया भूल जाओ कि वो इनकम कमा सकता है। मतलब इनकम कमाने के लिए यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। ज़रूरी नहीं है आप ही जाके काम करो, ज़रूरी ये है कि या तो आप या आपसे रिलेटेड रिसोर्सेज जो हैं वो काम में लगे रहें। यहीं पे मैं ज़िंदगी की एक सीख देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं खूब मिलेनियर्स कोट पढ़ता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, बट एक चीज़ बहुत स्ट्राइक कर गई थी मेरे को जब मैंने ये नेशनल इनकम पढ़ा, बिकॉज मैं इंस्पिरेशन यहीं से निकालता हूँ। क्योंकि लिटरली अगर ये टेक्निकली प्रूवन चीज़ें हैं तो इनके बारे में कोई ना कोई सही चीज़ या बुरी चीज़ तो होगी ही होगी। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मैंने आउटपुट का मीनिंग समझना चालू किया, बिकॉज बिलीव मी
ट्वेल्थ में मुझे, जब मैंने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे नेशनल इनकम जैसा चैप्टर बिल्कुल नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं तुमसे बिल्कुल सच सच बात करूँ तो। फिर जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया आफ्टर ट्वेल्थ, मेरा इंटरेस्ट था, मैं लेके बैठा, आउटपुट के दो मतलब निकल के आए मेरे सामने। पहला मतलब मुझे समझ में आया कि यू हैव टू अर्न, ये तो सच्चाई है और भारत में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, दैट नो मैटर व्हाट आपको अर्न करना ही पड़ेगा, ये एक सच्चाई थी। लेकिन उसके साथ जब मैंने आगे इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया यार कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट और एज वेल, और भी होता है। फिर मैंने पढ़ा ये और का मतलब क्या हुआ, तो उसमें लिखा हुआ था या तो आप अर्न करो या आपके रिसोर्सेज अर्न करें, इन दोनों में से कुछ भी कॉन्टेक्स्ट होगा, सारी चीजें सही है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। आइदर यू हैव टू अर्न और योर रिसोर्सेज हैव टू अर्न। क्योंकि आउटपुट ये कभी नहीं कहता कि भैया इंसान को ही काम करना जरूरी है, आउटपुट ये कहता है कि आपको फ्रूटफुल होना जरूरी है, आपको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता आप काम कर रहे हो या नहीं, आप किसी भी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हो इकोनॉमी में, सब चलेगा। जैसे अगर आप काम करते हो तो आप कहलाए लेबर या फिर आप कहलाए एंटरप्रेन्योर। अगर आप काम कर रहे हो, बेसिकली देखा जाए तो इफ यू आर वर्किंग आइदर यू आर अ लेबर और यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, लेबर का मैं समझा ही चुका हूं, एंटरप्रेन्योरशिप का मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। आपके रिसोर्सेज का अर्न करने का मतलब क्या है, या तो आपकी प्रॉपर्टी आपको कमा के दे रही है, दैट मीन्स यू आर हैविंग द लैंड, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो भैया एक और चीज मैंने बताई थी और वो थी आपकी कैपिटल आपको कमा के दे रही है, यानी कमाई तो होगी, अब वो कैसे होगी वो आपको देखना है। सो दैट मीन्स यहां पे समझने वाली बात क्या है, टेक अवे क्या है कि कमाई का साधन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप काम करें। नाउ यहां पे मैं तुम बच्चों को मिसलीड नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा हूं कि अगर माइंडसेट लेके चल रहे हो कि फ्यूचर में कुछ करना है तो एटलीस्ट कीप अ माइंडसेट कि यू आर फ्रूटफुल टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट अ लेबर कि करे जा रहे हैं क्योंकि हर महीने घर में पैसा आना है। दैट शुड नॉट हैपन। आप ऐसा काम करो कि अगर मान लो कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए दैट यू आर नॉट एबल टू वर्क, एटलीस्ट योर रिसोर्सेज और योर इन्वेस्टमेंट्स आर अर्निंग फॉर यू, ऐसा जरूर होना चाहिए। तभी बोला गया कि अगर मैं बात करूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब आखिर इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या हैं, या और इसको नाम दिया जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ आउटपुट क्या हैं, या तीसरी परिभाषा में जो मेरे दोस्त लोग स्कूल में सुन चुके होंगे, ऐसे कौन से इनपुट्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्शन होता है, जिनके थ्रू आउटपुट होता है और जिनके थ्रू इनकम भी अर्न की जा सकती है। तो कल की क्लास में मैंने वो पढ़ाया ही था। पहला था लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था आपका कैपिटल, और फोर्थ था आपका एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ये चार वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आउटपुट होता है और जिनके थ्रू अर्निंग भी पॉसिबल है। आउटपुट होता है मतलब दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए इनको इनपुट्स बोला जाता है। अगर ये इनपुट दिए जाएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबल है, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आप इनमें से अपनी लाइफ किसी भी एक में चूज कर सकते हो, किसी भी दो में चूज कर सकते हो, चारों में चूज करना है, ऑल पावर टू यू, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो चलो भाई, इतना समझाने के बाद मैंने कल आपको यहां तक समझा दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आपको काम नहीं करना, आप उस माहौल में पले बड़े हो जहां आपने देखा है कि आपके पापा, दादा, परदादा जो हैं वो खेती किसानी से जुड़े इंसान रहे हैं, उन्होंने ज़मीन से जुड़ के काम किया है, और ये जॉब वॉब वाला सिस्टम उनसे हो नहीं पाता है। क्योंकि अगर आपकी साइकोलॉजी बोलती है कि जॉब इज़ द प्राइम थिंग, बिलीव मी, मेरी एज तक आते आते समझ जाएगा कि जॉब, समझ जाओगे कि जॉब इज़ नथिंग बट एक डिलेमा है, और लोगों ने ऐसा बना रखा है इंडिया के अंदर, टर्शरी सेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो मान लो तुम लोग ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो और तुम्हें पता चला यार कि सरकार जो है ना
वो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा खासा पैसा पे करती है। अब भैया मैं बाबा जी का फ्लेवर नहीं लगाऊंगा तो मज़ा कैसे आएगा और कहानी में इंटरेस्ट कैसे आएगा और तुम लोग मेरे पे ध्यान कैसे दोगे? तो सुनो यार, इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉपर्टी, मैं कुछ जगह जानता हूँ, ऑल्दो अभी मुझे नाम एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो पूरा गांव है ना, उसके पास एक चीज़ बहुत अच्छे से, और वो है प्रॉपर्टी। और आप अपने घर वालों से, बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उस पर वेयर हाउसेज बनाते हो और वो वेयर हाउसेज सरकार को किराए पे दे देते हो तो आपको अच्छा खासा, मतलब उस पर सरकार रेंट देती है अगर आपके पास वेयर हाउस है तो। मतलब सोच के देखो कि कितना फायदा हो सकता है। उस पूरे गांव ने क्या करके रखा हुआ है, वेयर हाउस बना के रखे हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज बना के रखे हुए हैं और लेट आउट कर दिए हैं भारत सरकार को, और साल का लाखों में उनके पास रेंट आता है। कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस वो अपनी प्रॉपर्टी का कमा रहे हैं, जिसको नाम दिया जाता है रेंट, बिकॉज उन्होंने उसको उधार पे दे रखा हुआ है। दैट इज हाउ यू कैन अर्न। सो बोला जाता है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है उसमें बड़ा लिखवा के रखा है, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। द रीजन बीइंग बिकॉज यू कैन अर्न फ्रॉम मैनी सोर्सेज, यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन सोर्स। तो इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉपर्टी और अगर आप उसको किसी को लेट आउट कर देते हो, आप बदले में आसानी से रेंट कमा सकते हो। और आप कह भी सकते हो कि मैं इकॉनमी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड, सो दैट इकॉनमी अपना ग्रो होते रहे। मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है। लेकिन मान लो आपकी प्रॉपर्टी से खुदाई वुदाई की जाती है और उसमें बढ़िया कोल वगैरह निकलता है, तो हो सकता है आपको उसके बदले में रॉयल्टी मिले। अगर आपके प्रॉपर्टी से कुछ मिनरल्स या नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तब जाके आपको उसके बदले में रॉयल्टी मिलेगी। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने इकोनॉमिक मोटिव से भारत को दे रखी है, किसी भी आदमी को जो बिजनेस रन कर रहा है या कुछ भी इकोनॉमिक मोटिव से अगर दे के रखी है, तो आइदर एज एन इनकम यू विल अर्न रेंट और यू विल अर्न रॉयल्टी। फिर आते हैं भारत की सैड कहानी, और मैं लिटरली ऑनर करता हूँ जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आप सबके माँ बाप के हार्ड वर्क को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज अगर बिलीव मी, आपके माँ बाप जॉब में हैं तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी सो दैट वो तुम लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी परवरिश दे सके। क्योंकि मैंने 5 साल अपनी लाइफ में जॉब किया, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में भी 5-6 साल मैंने जॉब किया। एंड बिलीव मी, दोज डेज वर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग डेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई केम टू नो कि अगर तुम यंग हो तो तुम्हारी अलग परेशानियां हैं कि कोई तुम्हें ग्रो नहीं होने देगा, कोई तुम्हें काम नहीं करने देगा। एंड सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो सालों निकाल दिए जॉब करते करते, सो दैट वो उन्होंने देखा है, उन्होंने वो टाइम देखा है, वो उस टाइम से निकले हैं। तो वो एक छोटे से टाइम से, एक छोटे से परिवार को आज वो यहाँ तक लेके आए हैं, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से निकाल के यहाँ तक लेके आए। तो सोचो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे सेक्रीफाइस कर दी। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लेबर, व्हेन इट कम्स टू बेसिकली बीइंग इनटू सर्विस, जॉब में होना एक बहुत बड़ा पेन है। रातों की नींदें खत्म हो जाती हैं, फैमिली खत्म हो जाती है, इन द सेंस यू विल नेवर बी एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली। तो अगर कभी पापा कभी मुश्किल में दिखे ना, परेशान दिखें, तो समझ जाना कि तुम्हारी जो टीनेज प्रॉब्लम्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वो फेस कर रहे हैं जहाँ पे वो चाहते हैं चीज़ें छोड़ना, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं कर सकते। और लिटरली ये तुम्हारी एज में समझ में नहीं आता, ये मेरी एज में जाके समझ में आना चालू होता है। क्यों? क्योंकि लेबर इज़ नथिंग। लेबर के बदले में तुम्हें यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी बोलती है कि सिर्फ कॉम्पनसेशन दिया जाता है। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि रीइंबर्स कर रहे हैं एक तरीके से, हाँ तुमने काम किया, बदले में पैसा रख लो वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है, इज्जत भी बहुत है, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट भी है। बट बिलीव मी, इंडिया में जॉब करने वाला 90% क्राउड वो है जो चेंजेस लेके आना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली दे कैन नॉट डू सो। सो लेबर इज कॉम्पनसेशन। लेबर को अगर बदले में कुछ कमाने को मिलता है तो दैट इज जस्ट द कॉम्पनसेशन। और अगर उस कॉम्पनसेशन का मैं पूरा नाम बोलूँ तो कल मैंने करवाया भी था आपको, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलता है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसके बदले में आपको बस कंपनसेट कर दिया जाएगा। जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया, किसी गाड़ी से आप ठुक गए, तो आप क्या करोगे, सामने वाले को सॉरी बोलने के साथ उसको थोड़े पैसे दे दोगे, एक तरीके का कंपनसेशन दे दोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेशन। ऐसे ही जो सर्विस ली जाती है उसके बदले में भी कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है। नाउ ये कॉम्पनसेशन मैंने आपको 3 तरह से करवाया था। पहला मैंने आपको बोला था
जो कॉम्पनसेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को, वो कहलाता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश। आप उनको कैश में पे करते हो, जैसे जो घर में हमारे यहाँ इनकम होती है, जो भी जॉब कर रहा है, वो कहलाती है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, जो उनके अकाउंट में महीने के एंड में या महीने के शुरुआत में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर कल ही मैंने आपको बताया था कि सैलरीज एंड वेजेस इन कैश तो मिल ही रहा है। मान लो कोई फेस्टिवल सीज़न है तो उस महीने की सैलरी तो मिली, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था और बॉस आपके घर में जो भी काम कर रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, उनसे बड़ा खुश था, तो उनको कुछ साथ में गिफ्ट भी दे दिया। मान लो एक टूर पैकेज दे दिया, तो जो सैलरी है उसके साथ जो टूर पैकेज मिला, वो टूर पैकेज कहलाया सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। और फिर लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपको सैलरी कंप्लीट 100% नहीं दी जाती है, तो उस पर आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कल मैंने पूरा बताया था। तो वो जो थोड़ा बहुत बचता है वो निकाल लिया जाता है सेविंग पर्पस के लिए, और उसे कहा जाता है, मुझे भूख लग रही है यार, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो भाई ये दो चीजें कल मैं आपको समझा चुका था, एक बार कृपया करके चेक कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए यहां तक लिख लिया सबने कि नहीं लिख लिया? ये क्लियर होता चल रहा है या नहीं? तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारी कैपिटल पे, क्योंकि यहां पे जगह थोड़ी कम बची है, तो मैं बेचारे कैपिटल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं और कैपिटल के बारे में तुम लोगों से डिस्कशन कर लेता हूं कि आखिर कैपिटल के बदले में क्या मिलता है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का मतलब होता है द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। सचियार भाई आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है ताकि आप सबको दिख जाए। डेजी ने भी बोला है फुल स्क्रीन के लिए, तो मैंने कर दिया है। तो कैपिटल को मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे पहले की क्लासेस में डिफाइन कर दिया है कि कैपिटल के अंदर डेट क्यों आता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ पे आपका टाइम वेस्ट करूं कि कैपिटल के अंदर सिर्फ डेट क्यों आता है और क्या रीज़न होता है। तो जो कैपिटल है और जो उससे रिलेटेड कैपिटल के अंदर सिर्फ डेट आता है, तो उसके बदले अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो इनकम कहलाता है इंटरेस्ट। आपको उसके बदले में जो मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। बिल्कुल माही ने बोला है कैपिटल इज अ डेट अमाउंट इन इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही बोला है। और अपन ने लॉजिकली, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले बंदे हैं और अपन को लॉजिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो माही मैंने उसका लॉजिक भी आपको पूरा समझाया था। ऐसा नहीं है कि अपन ने कुछ छोड़ा था, अपन ने पूरा लॉजिक समझा था कि वाई देयर इज जस्ट इंटरेस्ट इन कैपिटल। एंड फाइनली जो चीज़ आ जाती है वो हमारा था एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्ट करके जो बैठे हो, वो इन्वेस्ट करके बैठे हो एक्विटी, यानी अपना पैसा। मैंने बताया था कि पिछले साल तक जो कैपिटल कहलाता था द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता था पिछले साल तक आप उसको कैपिटल कहते थे। इस साल से आप उसको नाम देना चालू कर चुके हो एक्विटी, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन, बेसिकली बिजनेसमैन जिसने अपना बिजनेस चालू करके रखा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बिजनेस। बिजनेस का इस साल से नया नाम हो चुका है एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, now the amount that businessmen invest is basically capital, but from this year onwards, that term will be equity. वो equity रहेगा और एक owner equity के बदले में जो earn करता है, that is termed as the profit. उसको profit नाम दे दिया जाता है। मेरे शेरों, मज़ा ही आ रहा है देख के तुम लोगों को कि तुम लोग रिटर्न में यहाँ पे रिप्लाई भी डाल ही रहे होते। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ तक आप सबने लिख लिया है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, मैं ऐसा पूरा सोच के चल रहा हूँ और ऐसा कोई डाउट भी नहीं है आपको। तो कृपया करके इस पे भी नज़र रखिएगा जो ये लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भारत की इनकम, क्योंकि जितना मैं आपसे कनेक्ट होके क्वेश्चन करवाऊँगा उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है
कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने हेडिंग आपको डाल के बताई थी, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। आपके और मेरे रिश्ते के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हैं कि मैंने जो टॉपिक चालू किया था वो नेशनल इनकम था। ठीक है भाई, अब उस नेशनल इनकम के अंदर अगर हम आगे बढ़ के देखें तो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ भारत की इनकम, तो मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ, मैं अभी भारत की इनकम की ही बात कर रहा हूँ। तो भारत की इनकम जो निकल के आई, सबसे पहली निकल के आई रेंट। सब लोग जो टेबल बनाया है उसको बड़े अच्छे से देखते हुए चलिए। प्लस कर रहा हूँ अगर रॉयल्टी की इनकम भी भारत में हो रही है लोगों को, तो मैंने रॉयल्टी भी जोड़ दिया। प्लस कर रहा हूँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को। उसके बाद प्लस कर रहा हूं वो पैसा जो इंटरेस्ट के थ्रू कमाया जा रहा है, और लास्टली इसी में प्लस कर रहा हूं जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है। कृपया करके इसको एक बार लिख लीजिए। इसको कहा गया भारत की इनकम। वेरी गुड, यानी मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब यार, क्योंकि मैंने भारत की इनकम निकाली है तो यार इनकम कभी भी ग्रॉस नहीं आती। मैं आपको ये क्लियरिटी से बता दूं, यू विल नेवर फाइंड इनकम एज ग्रॉस। ठीक है, यानी इनकम विल ऑलवेज बी नेट। तो मैं यहां पे लिखूंगा एन, और क्योंकि मैंने भारत की ही इनकम निकाली है तो आई कैन कॉल इट एज डी। मैं इसको छोटा लिखता हूं अभी थोड़ा सा। तो ये हुआ एन डी पी। प्रोडक्ट का मतलब होता है दिस इनकम हैज बीन रेज्ड थ्रू प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के थ्रू इनकम अर्न की गई है। और मैं इसको यहां पे लिखूंगा एफ सी, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ मेरे भाइयों, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, मैंने हर चीज़ तुम्हारे फ्लो चार्ट में लिखी है। यानी जो फ्लो चार्ट बना रहा है लिटरली उसे कोई बुक भी छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में जो 4 पन्ने में दिया हुआ है वो अपन ने 1 पेज में करके रखा हुआ है। मैंने आपको लिखवाया था, ये देखो ज़रा हाईलाइटेड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन पर जो खर्चा होगा वो ऑब्वियसली फैक्टर की कॉस्ट कहलाएगा। फैक्टर की कॉस्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि कोई खर्चा कर रहा है तब जाके किसी की इनकम बन रही है। यानी किसी का खर्चा किसी की इनकम बन रही है, यानी किसी की फैक्टर कॉस्ट किसी की फैक्टर इनकम है। तो अगर कोई आपसे बोलता है अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम होता है, किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। तो इसलिए जो मैंने पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिख के दिखाया वो मैंने लिखा यहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का सिंपली मतलब हुआ कि ये खर्चा था किसी का जो किसी की इनकम बन रहा है, इसलिए हम इसे फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे। टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी चीज़ है। फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम सुन लो, इनकम हमेशा नेट होती है, कभी भी ग्रॉस इनकम किसी की नहीं होती, वरना सरकार तो ऐसे लॉस में चली जाएगी अगर सब बताने लगे हाँ इतनी इनकम हुई है ग्रॉस लेवल पे। नहीं, इनकम इज ऑलवेज स्पेसिफिक, इनकम इज ऑलवेज नेट। डोमेस्टिक मींस हम भारत की इनकम लेके चल रहे हैं, ऊपर ही जस्ट लिखा हुआ है अगर आप चेक करें तो। प्रोडक्ट मतलब ये इनकम जो जनरेट हुई है ये आउटपुट के थ्रू हुई है, इसलिए प्रोडक्ट का लिखा होना जरूरी है। एंड फैक्टर कॉस्ट मींस ये वो खर्चा है जो किसी के लिए खर्चा है और वही खर्चा किसी और के लिए इनकम बन गई है। और फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम होती है, ये हमने नई चीज़ सीख ली। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला हुआ वो एनडीपी एट एफसी का हुआ। यानी यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखूंगा और आप भी मेरे साथ लिखोगे, चीटिंग नहीं करोगे। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस, मैं कॉम्पनसेशन को इस बार चेंज करके लिख रहा हूँ, और कारण है कॉम्पनसेशन को चेंज करने का क्योंकि मैं कॉम्पनसेशन की 3 ब्रॉड कैटेगरी जानता हूँ। ये लिखी हुई अगर आप ध्यान दें, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको इलैबोरेट करके लिख सकता हूँ। कृपया करके ये चेक करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने जो एनडीपी एट एफसी का इलैबोरेटेड फॉर्मूला लिखा हुआ है। वेरी गुड, सबको क्लियर है। मतलब यहां तक ये एनडीपी एट एफसी का भी आपका फंडा क्लियर हो चुका है। तो मेरा अगला सवाल आपके सामने ये रहा। हाँ, मैं सवाल कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मुझे आप बताना चाहेंगे कि अगर मेरा भारत देश है, क्या ये भारत देश की कंपनीज जो हैं ये भारत के बाहर
ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत के बाहर पैसा नहीं कमा सकती? दैट इज माई क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो, मैं 2 मिनट में आया। बताइए भाई। सबने कमा सकती है बोल दिया, ठीक है, मैं वापस आ गया हूं तो मैं आपको उसका भी आंसर देता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक आम इंसान का जो भारत का रहवासी है, मेरा फिर से क्वेश्चन आपके पास ये है, एक भारत का रहवासी है, क्या इंडिया से बाहर उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है? क्या इंडिया के बाहर जाके वो लेबरगिरी यानी जॉब कर सकता है? क्या इंडिया के बाहर वो किसी को कैपिटल दे सकता है? क्या इंडिया के बाहर क्या वो एक बिजनेसमैन बन सकता है? अगेन मुझे इसका आंसर चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी वो बाहर अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो इंडिया के बाहर से वो रेंट एंड रॉयल्टी कमा सकता है। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर वो लेबर है तो वही सैलरी एंड वेजेस वाला, मतलब पूरा कॉम्पनसेशन कमा सकता है। अगर इंडिया के बाहर कैपिटल देता है तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो बदले में प्रॉफिट कमा सकता है। तो जैसे कि मेरे कुछ लोग जो हैं वो पहले ही आंसर देना चालू कर चुके हैं, तो उनकी खुशी के लिए मैं बता देता हूं, अगर इंडिया के बाहर, मैं लिख देता हूं, इंडिया के बाहर से ऐसा कुछ भी पैसा कमाया गया मेरे भाइयों और बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ पॉसिबल है। प्रथम भाई ने इतनी पॉजिटिविटी दिखाई है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। इंडिया के बाहर से अगर आप कुछ भी कमाते हैं तो उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको छोटे में बोला जाता है फीफा, फुटबॉल वाला नहीं है ये, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही क्या भारत के मतलब भारत के बाहर के फिरंगी लोग आपने देखे होंगे, जो इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, क्या वो इंडिया में आके पैसा नहीं कमाते? क्या मैकडॉनल्ड्स इंडिया में नहीं है? क्या गुची वगैरह इंडिया में नहीं है? क्या KFC इंडिया में नहीं है? क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं इंडिया के बाहर वाली, क्या वो इंडिया में काम नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। तो अगर हम इंडिया के बाहर से कमाते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर दूसरी कंपनीज, या दूसरी क्यों लिख रहा हूं यार मैं अगर फॉरेन कंपनीज मैं हिंदी में लिख रहा हूं पूरा, ध्यान देना, इंडिया में आके कमाती है तो उसको बोला जाता है भाई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड वाला लेके चला गया। अगर उसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है तो वो रेंट बाहर लेके जा रहा है। अगर वो जॉब कर रहा है तो वो सैलरी बाहर लेके जा रहा है। अगर उसने लोन दे के रखा है तो वो इंटरेस्ट बाहर लेके जा रहा है। अगर उसने बिजनेस खोल रखा है इंडिया में तो बाहर प्रॉफिट लेके जा रहा है। मतलब टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड में गई। तो एक वो जो हम बाहर से कमा रहे हैं, एक वो जो यहां लोग आके बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। तो इससे हम निकालेंगे भाई नेट फैक्टर इनकम। फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम निकालेंगे कि भैया हमने बाहर से आखिर पैसा कितना कमाया। ये वैसे मैं अगर आपको बता दूं तो ये फीटा कहलाता है मेरी लैंग्वेज में, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देख लीजिएगा भाई, FITA लिखा हुआ है मैंने ये। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आई वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इससे माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उठाया और उसमें से माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमारे पास फाइनली जो पैसा आया वो कहलाया NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। बिल्कुल सही दिख रहा है सब लोग। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने इतनी कहानी आपको क्यों बताई, ये जो मैंने इतनी आपसे यहां से पूछना चालू किया भारत के बाहर का, बिकॉज आपको पता होगा यहां पे जो मैंने आंसर निकाला था, ध्यान दीजिए
ये मैंने सिर्फ डोमेस्टिक इनकम निकाली थी। और नेशनल इनकम बोलता है, सब लोग ध्यान देंगे, कोई कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेगा। मैं जब नेशनल इनकम की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं भारत की टोटैलिटी वाली इनकम, जो भारत ने भारत के अंदर रह के भी कमाई और भारत ने बाहर से भी कमाई, मतलब भारत के बाहर से भी कमा ली। वो पैसा जो हमारे भारत ने हर जगह से कमाया, डजंट मैटर भारत के अंदर है या भारत के बाहर है। तो भारत के अंदर का तो मुझे समझ में आ गया, यानी NDP@FC तो मेरा निकल गया, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम जो होती है ना, वो NNP@FC होती है। नेशनल इनकम मतलब भारत की एक्चुअल इनकम जो होती है वो होता है नेट। ऑब्वियसली इनकम नेट होती है, मैं सिखा ही चुका हूँ। नेशनल मतलब मैं बाहर की इनकम भी ऐड करूँगा, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जितने भी लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हैं, मतलब पुराने लाइव सेशंस अटेंड करके आ रहे हैं, आपको मालूम होगा NDP@FC तो ऑलरेडी मेरा आ चुका है। कैसे आ चुका है, ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस कॉम्पनसेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करके आ ही चुका है। उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA, ये जो नेफा है ना, जो बाहर की इनकम मैंने कमाई है, वो जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा NNP@FC, जिसको नाम दिया जाता है नेशनल इनकम। यहां तक समझ में आया कि नहीं, कृपया करके बता दें। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है, प्लीज बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक सच छुपा के रखा है जो मुझे आपको सच बताना है। मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने वो सच आपसे छुपाया, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि वो सच मुझे आपसे छुपाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वो सच नहीं छुपाता आपसे तो आपका और मेरे का दोनों का नुकसान हो सकता था। तो इस फॉर्मूले में मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। अगर आप तैयार हैं वो सुनने के लिए तो प्लीज़ लिखिए हाँ बोलो, ताकि मैं आपको वो सच बता सकूं। तो जो मैंने सच छुपाया है मुझे वो तुम सबसे शेयर करना है। अब बिशोंग का भाई, कभी भी इनकम ग्रॉस नहीं होती। कोई अगर तुमसे पूछेगा कितनी सैलरी कमाते हो तो तुम ये नहीं बोलेगा 50 से लेके 3 करोड़ तक कमा लेता हूँ, 50,000 से लेके 3, नहीं। यू विल ऑलवेज टेल द नेट फिगर, यू विल टेल द एग्जैक्ट फिगर। दैट इज़ द रीज़न इनकम इज़ ऑलवेज नेट, इट कैन नॉट बी लाइक एवी। तो यार वो सच जो है ना, वो सच कुछ ऐसा है कि मैंने तुम लोगों को बोला कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कृपया करके ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बहुत अच्छे से। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यही होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड के थ्रू मैंने आपको बता दिया था रेंट एंड रॉयल्टी है, लेबर के थ्रू कॉम्पनसेशन है, कैपिटल के थ्रू इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू प्रॉफिट है। लेकिन मान लो अगर मैं एक टिफ़िन सेंटर चलाता हूँ तो ना ही मैं प्रॉपर्टी हूँ, ना ही मैं लेबर हूँ, ना ही मेरे पास कोई कैपिटल है जिस पे मुझे लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ना ही मैं कोई बिजनेसमैन कहलाया अगर मैं एक बहुत ही स्मॉल स्केल बेसिक बिजनेस रन करता हूँ जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो मैं हूँ क्या? तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता हूँ। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। यानी एक फिफ्थ चीज़ भी होती है, बेचारा पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, हाँ, और वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको मैं अपनी परिभाषा में और मैं जिनको सिखाता हूँ उनको मैं लिखता हूँ ये एक सच, कारण क्योंकि ये अधिकतर लोग गलती करते हैं और भूल के आते हैं एग्ज़ाम में। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने स्कोर किए थे 98 मार्क्स आउट ऑफ 100। इस एक गलती के कारण उसके 2 मार्क गए थे। तो इसलिए मैं उसे हमेशा लास्ट के लिए रखता हूँ और अलग से सिखाता हूँ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम है। और क्योंकि वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो टिफ़िन सेंटर भी चला रही हैं, मैम कोई है या सर कोई है, वो टिफ़िन सेंटर चला रही है, या फिर सिलाई बुनाई वाले काम हो रहे हैं, या छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का खोल रखा है जो बहुत ही छोटे स्केल पे है, तो उस इनकम को नाम दिया जाता है यार, या घर बैठे कोई कमाई वमाई कर रहे हो तो यार, तो वो कहलाती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने खुद को ही एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, तो वो फाइनल इनकम कहलाती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारी फिफ्थ हिडन इनकम होती है और ये अधिकतर लोग भूलते हुए जाते हैं। हाँ मृदुल भाई, बहुत बड़ा धोखा हुआ है भाई,
तो ये 5th इनकम है भाई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जब मैंने तुम्हें ऊपर यहाँ पे लिखवाई थी ना NDP पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आप भारत की इनकम के अंदर लास्टली यहाँ पे लिख लेंगे मिक्स्ड इनकम एज वेल, सो दैट आपको ये जिंदगी भर याद रहे कि बाबा जी ने पहली बार धोखा दिया था। क्या बताएं भाई, क्या बताएं, करना पड़ता है। इसमें भी आपको यहाँ पे मिक्स्ड इनकम को जोड़ के दिखाना पड़ेगा अलग से। ये जो ऊपर के हैं भाई देख लीजिए कृपया करके अच्छे से। आज मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग को लग रहा है क्या मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है? मैं थोड़ा जमा के लिख रहा हूँ आज। तो फाइनली आज की क्लास में हमने ये फॉर्मूला डन कर दिया है और मैं अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग और कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाओ। द टॉपिक दैट वी हैव फिनिश्ड इज बेसिकली इनकम मेथड। खर्चे करते भाइयों पे, रखते पूरा स्टाइल ओके, जिला देखे साइड ओके, किला बेचा 2.5 खोके, और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।